नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबन। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरालसुखना। द्विपक्षीय संबंधों समेत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर होगी बातचीत। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। महागठबंधन में नहीं सुलझा सीट बंटवारे का पेंच तो कांग्रेस जारी कर देगी प्रत्याशियों की लिस्ट। कुपवाड़ा में एलओसी पर सेना ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश। 2 आतंकवादी ढेर, कुछ अन्य आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज। भारतीय सेना की मेजबानी में दिल्ली में शुरू हुआ संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता सम्मेलन। 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सम्मेलन में शामिल। और भारत ने दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर सीरीज में किया क्लीन स्वीप। टीम इंडिया के दमदार प्रदर्शन के आगे बेबस दिखी इंडीज की टीम। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरालसुखना 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर राष्ट्रपति खुरालसुखना भारत आए हैं। आज उनकी मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर भी विचारों का आदान प्रदान होगा। राष्ट्रपति उखना के साथ कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों, वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापारिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया हुआ है। द्विपक्षीय वार्ता से पहले राष्ट्रपति उखना आज राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अपनी यात्रा के पहले दिन उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें एक्स पर साझा करते हुए लिखा, मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरालसुखना से भारत की राजकीय यात्रा के दौरान मुलाकात करना सम्मान की बात है। आध्यात्मिक पड़ोसी और वैश्विक दक्षिण के सदस्यों के रूप में हमारी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के उनके गर्मजोशी भरे विचारों की मैं सराहना करता हूं। भारत और मंगोलिया के बीच वर्ष 1955 से राजनयिक संबंध है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों में घनिष्ठ साझेदारी है। तो आइए अब रुक करते एक और बड़ी खबर का। बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, जिसकी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज दिल्ली में बुलाई गई और ये बड़ी खबर आ रही है। और इस बैठक में बिहार चुनाव को लेकर पार्टी प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। लगातार महागठबंधन के खेमे में रार की खबरें हैं, जहां तेजस्वी यादव बिना मुलाकात किए कल राहुल गांधी और खड़गे साहब से वापस लौटे पटना। अपने तमाम जो विधायक हैं जिन्हें सिंबल दिया था उन्हें वापस बुलाया। बताया अब ये जा रहा है कि प्रत्याशियों की सूची पार्टी हाईकमान को भेज दी गई। अब इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पार्टी महासचिव और बिहार के तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। हालांकि अभी भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला की अगर बात की जाए उस पर सहमति है या नहीं बन पा रही। लेकिन कांग्रेस जहां 71 सीटों पर दावेदारी कर रही है, वहीं आरजेडी कांग्रेस को मात्र 61 सीटें देने की बात कर, यानी कि 10 सीटें कम। सोमवार देर शाम तक भी दोनों दलों के नेता अलग अलग जो लोग थे उनसे, जो नेता थे उनसे संपर्क साधकर वार्ता कर रहे थे। माथापच्ची हो रही थी, रसाकशी चल रही थी, लेकिन राहुल गांधी 71 सीटों से कम पर नहीं माने और उन्होंने क्या किया, तेजस्वी यादव से वो मिले नहीं, मिलने का समय नहीं दिया। ऐसे में आज कांग्रेस पार्टी बिहार चुनाव को सीईसी की बैठक जो ये कर रहे हैं उससे जोड़कर देखा जा रहा है और आरजेडी की ओर दबाव बनाने की कोशिश है। यानी कि सीट बंटवारे को लेकर लगातार पेच उलझा हुआ है, जहां तेजस्वी नाराज बताए गए और इस नाराजगी की वजह से कल बिना मिले वो वापस लौटे। और क्या अब जिन सीटों का जिक्र हम कर रहे हैं, भाई राहुल गांधी 71 सीटों से कम पर नहीं मान रहे और आरजेडी 61 दे रही है, इस पर कोई कॉमन फॉर्मूला निकलकर सामने आएगा, ये देखना होगा। और वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारा अभी हुआ ही नहीं है, लेकिन उससे पहले आरजेडी ने क्या किया, अपने प्रत्याशियों को टिकट देना शुरू कर दिया है। इस्लामपुर से पार्टी ने राकेश कुमार रोशन को टिकट दिया और डॉक्टर संजीव को परबत्ता सीट से, क्योंकि बोगो सिंह को मटिहानी सीट से मैदान में उतारा है।
वहीं दिल्ली से पटना लौटे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कई उम्मीदवारों को आरजेडी का सिंबल दिया। इनमें संदेश सीट से दीपू यादव, मनेर सीट से भाई वीरेंद्र, मसौड़ी सीट से रेखा पासवान, साहिबपुर कमाल सीट से ललन सिंह और हथुआ सीट से राजेश कुशवाहा शामिल हैं। तो राजनीति में कुछ भी ऐसा नहीं जो नामुमकिन हो, और आज महागठबंधन में जहां दरार की खबरें आ रही हैं, हो सकता है कल सब कुछ ठीक हो जाए, यानी ऑल इज वेल। लेकिन आज की स्थिति में आरजेडी और कांग्रेस के रिश्तों में तल्खी दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और आरजेडी सांसद मनोज झा ने शेरो शायरी के जरिए एक दूसरे पर तंज कसा। मनोज कुमार झा ने रात में एक्स पर लिखा, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे फिर से ना मिले, मिले तो गांठ परी जाए। झा ने से हर अवसर के लिए प्रासंगिक बताया, रेलेवेंट बताया। वही कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी उसी तरह जवाब दिया। उन्होंने लिखा, एक्स पर, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलते हुए शहर को बचाया जा सकता है। अब देखना यह है कि सीटों पर रसाकशी के बीच महागठबंधन में महाभारत होगी या मतभेदों के भंवर को पार उसकी नैया सीटों के बंटवारे के महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर पाएगी। तो वहीं बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि वहां आपस में स्पर्धा है, यानी कि कंपटीशन है, और साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। एनडीए ने सबसे पहले सीट शेयरिंग की घोषणा की और बहुत ही चट्टानी एकता के साथ एनडीए के 5 पांडव चुनावी बिगुल फूंक दिए हैं। हम लोगों ने ये भी तय कर लिया है कि किस सीट पर किस पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे, और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोगों ने इस चीज़ को अंतिम स्वरूप दे दिया है। और कोशिश है कि आज शाम तक हम जो है, अभी तक तो कोई और दल भी जो है सभी पूरा सीट जारी नहीं किया है, तो हम लोग का कोशिश है कि उसमें भी हम सबसे पहले जो है एनडीए के सभी घटक दल उम्मीदवार की घोषणा कर दें। और बिहार में जिस तरह से एक ओहपोह की स्थिति महागठबंधन में लगातार बनी हुई है, इस पर बातचीत के लिए कुमार आलोक इस वक्त पटना से जुड़े हैं। कुमार, पटना में आप हैं, लेकिन हलचल दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा हो रही है। सीईसी की बैठक चल रही है, आप लगातार कांग्रेस कई सालों से कवर करते आए हैं। आखिरकार 71 और 61 ये 10 सीटों का फासला, इस पर कैसे कॉमन फॉर्मूला निकाल पाएगी महागठबंधन? सबसे पहले अचल आप देखिए इमरान प्रतापगढ़ी का जो ट्वीट है, और उसमें क्या उन्होंने कहा है, जलते हुए घर को बचाया जा सकता है। यानी कि उन्हें भी एहसास है, यानी कांग्रेस पार्टी को एहसास अभी भी है कि मामला बहुत ही संगीन हो गया है, लेकिन अभी भी संभावनाएं हैं कि आप उसको सही कर सकते, उस समस्या को सहज कर सकते हैं। अब उनका ट्वीट देखिए जो मनोज झा है, तो मनोज झा ने कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। यानी कि अगर ये प्रेम बना हुआ रहे, अगर टूट गया तो फिर तो गांठ बन जाएगी। तो ये एक जो शेरो शायरी का खेल चल रहा है, और इस चुनाव में आप देखेंगे कि जो भी लोग एक डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, बल्कि शेरो शायरी के माध्यम से, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, अपने डायरेक्ट बयान न दे करके शेरो शायरी का सहारा ले रहे हैं। और सांकेतिक एक तरह से आप कहें कि सांकेतिक विरोध भी है, क्योंकि मनोज झा और इमरान प्रतापगढ़ी के ट्वीट को आप देखें, एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट किया उसको देखें, तो विरोधाभास लगातार नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी खबर ये थी कि तेजस्वी यादव जब राहुल गांधी से मिलने गए, तो राहुल गांधी ने समय नहीं दिया या राहुल गांधी उनसे नहीं मिले। ऐसे आरजेडी के खेमे में, आरजेडी के कैंप में नाराजगी जरूर है। हालांकि केसी वेणुगोपालन से उनकी बात हुई है। 61 सीटों पर ये पूरा का पूरा प्रेशर टैक्टिस है। यानी कांग्रेस के, अगर हम बड़े नेताओं की बात करें बिहार में, तो उन्होंने उनसे हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि देखिए हमने तो 114 कैंडिडेट का लिस्ट बना रखा है और फाइनल है वो लिस्ट, लेकिन हम लोगों को पता है 50 से 55 सीट हम लोगों को मिलेगा। ये कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा था, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस का अपना कोई वजूद नहीं है। अगर आज कांग्रेस 243 सीटों पर लड़ेगी तो 2 या 1 सीटें भी आ जाएगी तो बहुत बड़ी गनीमत होगी। लेकिन राहुल गांधी का एजेंडा क्या है, ये उनके मन में, या उनके मन में क्या चल रहा है कि हो सकता है कि हम अकेले लड़ें और कांग्रेस अपनी जमीन बिहार में नए सिरे से बिछाए। हालांकि इसका वो 2010 में देख चुके हैं। कुछ ऐसा टिकट का बंटवारा भी हो गया। इस पर आगे आपसे जानकारी लूंगी, क्योंकि एक नया लाइव हमारे सामने है। वापस आऊंगी आपके पास कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं बात करते हैं नई दिल्ली की, जहां संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता सम्मेलन चल रहा है। रक्षा मंत्री का संबोधन है, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। The UN Charter was not new.
It reflected India's own civilizational philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, means the whole world is a family, which teaches us the world is one family. Friends, with this noble thought, I would like to express my gratitude to be speaking at this gathering, as it is the first time this conclave is being hosted by India. Friends, the conclave will provide a platform to the senior military leaders from over 30 nations that together contribute majority of UN peacekeepers across the world. And I believe that this platform will be utilized to discuss the current issues involving the UN peacekeeping and its present as well as future challenges. Open discussions such as these also provide us with an opportunity to explore ways and means to mitigate these challenges by strengthening cooperation and coordination among the troop contributing countries and various stakeholders. Friends, nowadays, some nations are openly violating the international rules, some are trying to undermine it, while some want to create their own rules and dominate the next century. In all this, India, while advocating for the reformation of outdated international structures, stands strong in upholding the international rules-based order. For India, this is not just a talking point. Thousands of Indians serve for the cause of peace and development under the UN flag. This is a prominent example that reflects India's principle of aligning promises with performance and the commitment to upholding international order. Friends, for India, peacekeeping has never been an act of choice, but an article of faith. From the very dawn of our independence, India has stood firm with the United Nations in the mission to maintain international peace and security. India is land of Mahatma Gandhi, where peace is deeply rooted in our philosophy of ahimsa, that is non-violence, and satya, that is truth. For Mahatma Gandhi, peace was not merely the absence of war, but a positive state of justice, harmony, and moral strength. Friends, I firmly believe that all troop contributing countries also share our thinking and commitment. We all know that the peacekeeping is more than a military mission. It is a shared responsibility. It reminds us that above conflicts and violence, there is humanity that needs to be upheld. And for this mission, when people devastated with war and security see the blue helmets, it reminds them that they have not been abandoned by the world. Friends, the traditional peacekeeping has evolved, and now the UN peacekeepers are engaged not just for monitoring the traditional ceasefire, but also for complex multidimensional missions that help societies transition from conflict to peace. In essence, the evolutionary process of peacekeeping now includes nation building as an important milestone. Through triumphs and trials, the endeavor has demonstrated the enduring value of collective action for global peace. Over the decade, nearly 290,000 Indian personnel have served in more than 50 UN peacekeeping missions, earning global respect for professionalism, courage, and compassion. From the Congo and Korea to South Sudan and Lebanon, our soldiers, police, and medical professionals have stood shoulder to shoulder with the international community to protect the vulnerable and rebuild societies. Whether it is building roads,
that reconnect isolated communities, running hospitals, that treat thousands of civilians, or monitoring young officers from other nations, India's peacekeepers have shown that the peacekeeping is as much about humanity as it is about security. Friends, India piloted a UN General Assembly resolution adopted in June 2023 to establish a memorial wall for fallen peacekeepers at UN headquarters. This initiative, supported by a record 190 co-sponsorship, aims to honor all peacekeepers who have made the supreme sacrifice. तो आप सुन रहे थे रक्षा मंत्री का संबोधन, जहां वो UNTCC में अपनी बात रख रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD न्यूज़। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और रुख करते हैं खेल जगत से जुड़ी खबर का। भारत ने दिल्ली टेस्ट में वेस्ट इंडीज को 7 विकेट से हरा दिया। आज मैच के 5वें दिन भारत ने 121 रन का लक्ष्य 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज 2-0 से अपने नाम की। इससे पहले भारत ने अहमदाबाद में खेला गया पहला टेस्ट भी जीता था। टेस्ट कप्तान के तौर पर शुभमन गिल ने अपनी पहली सीरीज जीती है। और मुकेश शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं। मुकेश, भारत के लिए इस बड़ी जीत के क्या मायने हैं? बिल्कुल आंचल, देखिए जिस तरह से भारतीय टीम अभी दुबई में एशिया कप जीत करके आई, उसके बाद बैक टू बैक यहाँ पर जो सीरीज थी टेस्ट मैच की उन्होंने खेली, और शुभमन गिल की तारीफ करनी होगी, जितनी उन्होंने शानदार कप्तानी करी। यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन हो, केएल राहुल हो, जिन्होंने मौके मिलने पर अपने आप को यहाँ साबित किया, और कुलदीप यादव को हमें नहीं भूलना चाहिए, जिस तरह की उन्होंने गेंदबाजी करी। और इस मैच में जब बल्लेबाजों ने अपना रोल अदा किया, उसके बाद गेंदबाजी पर जब दारोमदार आया तो उन्होंने भी करके दिखाया। तो एक कंप्लीट यहाँ पर आप देखिए टीम एफर्ट देखने को मिला, यानी गौतम गंभीर के लिए भी एक बड़ी यहाँ पर राहत की बात होगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार टेस्ट मैच को लेकर के उनके कोचिंग पर जो सवाल हो रहे थे, कहीं ना कहीं उसका भी उन्होंने जवाब दिया। और टीम ने जिस तरह से खेला है यहाँ पर वेस्ट इंडीज को 2-0 से इस सीरीज में उन्होंने हराने में कामयाबी पाई। और आप देखिए जो नए जो ब्रिगेड है, जिस नई ब्रिगेड की हम बात कर रहे हैं, यशस्वी जायसवाल महज 23 साल के हैं, साई सुदर्शन 23 साल के हैं, 26 साल के खुद कप्तान है। तो ये जो युवा टैलेंट है, आगे आंचल जितना ज्यादा ये मैच्योर होगा, उतना ज्यादा टीम में और आपको एनर्जी देखने को मिलेगी। इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम रवाना होने वाली है, तो उस पर भी ये जो टीम है इसकी पूरी की पूरी कॉम्बिनेशंस पर आप देखेंगे तो वहां पर अब तीनों ही शुभमन गिल को देखिए टेस्ट के साथ ओडीआई की टीम की भी कप्तानी मिल गई रोहित शर्मा की जगह। तो एक प्लेयर को तैयार करने की कोशिश की जा रही है, नया कप्तान तैयार करने की कोशिश की जा रही है, एक नया एरा। यानी पिछले आप देखिए अगर एशिया कप में खुद कहा था उनके कप्तान ने, पाकिस्तान ने, कि भारत एक नए एरा में है, इस समय उनको हरा पाना बड़ा मुश्किल है। यही वेस्ट इंडीज ने भी कहा उस दिन। अभी हमने जब ड्रेसिंग रूम में देखा तो वहां पर विव रिचर्ड्स मौजूद थे, ब्रायन लारा मौजूद थे, और वो खुद दूर से गैलरी से, स्पेक्टेटर गैलरी से अपनी टीम को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इंडियन अगर स्पिन का आपको सामना करना है, कोटला जैसे मैदान पे करना है, तो आपको क्या स्ट्रैटेजी दिखानी होगी, जल्दबाजी नहीं करनी होगी। सेकंड इनिंग में कमोबेश कोशिश करने की उनके जो एप्लीकेशंस है उनको अप्लाई करने की कोशिश तो करी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के आगे उनकी एक नहीं चली। और फिर जो 121 रन का टारगेट था, भारत ने आज 5वें दिन महज 1 घंटे के अंदर उस टारगेट को पूरा कर लिया। तो एक दिखाता है, टीम एफर्ट दिखाता है, और जो फैंस थे उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो कहीं ना कहीं संतोषजनक थी। खुद गावस्कर जब कमेंट्री कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि इस ब्रिगेड की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आखिरकार इंडीज किस तरह से कमजोर पड़ी, मतलब भारतीय बॉलिंग के आगे उनका जलवा नहीं चल पाया?
देखिए, अगर आप भारत की स्पिन को पढ़ने के लिए आएंगे तो आपके लिए एक पूरा का पूरा यहाँ पर आपको एक तैयारी के साथ आना पड़ेगा। शिव नारायण चंद्रपॉल जो थे, उनके खुद के बेटे यहाँ पर खेलने के लिए आए थे। यानी एक एरा था जब शिव नारायण चंद्रपॉल वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलते थे तो उनको आउट करना बड़ा मुश्किल होता था। उनके बेटे ने भी यहाँ पर जिस तरह से भारत के खिलाफ कुछ अच्छे शॉट्स जरूर खेले, लेकिन पूरी टीम देखिए तो वो कहीं कहीं बिखरी बिखरी नजर आई। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में ही टीम उलझ करके रह गई। तो ये देखना होगा। अब एक युग था जब देखिए, अगर हम वेस्ट इंडीज की बात करें, क्लाइव लॉयड थे, मार्शल थे, उसके बाद आप विवियन रिचर्ड्स का दौर देखा आपने, तो कार्ल हूपर का दौर देखा। एक दौर था कटली एम्ब्रोस, वहां पर कटनी वॉल जैसे गेंदबाज होते थे। अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से इनको अपना सर्वाइवल करने की जरूरत है और कोशिश करनी की चाहिए वेस्ट इंडीज को, उनको सीनियर्स के साथ अपने तालमेल बिठा करके, क्योंकि बोर्ड का जो क्लैश है कहीं ना कहीं वो बार बार खिलाड़ियों और बोर्ड्स के बीच में आता है। उनके जो मेन प्लेयर हैं आईपीएल में तो परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब इंडिविजुअल उनको आना पड़ता है ओडीआई में या टेस्ट में तो वो कहीं ना कहीं परफॉर्म नहीं कर पाते। और ये बात कल देखने को मिली। अगर अफगानिस्तान की भी देखें तो आईपीएल में प्लेयर्स उनके आते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, राशिद खान, नबी, लेकिन जब इंडिविजुअल खेलते हैं, टीम के लिए खेलते हैं तो नहीं कर पाते हैं। तो ये देखना जरूर होगा कि आपको टीम के साथ कैसे यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, कैसे अपने आप को यहाँ पर आगे लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि ये हार उनके लिए बहुत बड़ी हार है। 2-0 से पूरी इस सीरीज में वो हार गए। एक पहला मैच तो एक पारी एक इनिंग से हार गए थे कुछ रन से, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी उनका हालत ऐसा ही था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। क्योंकि बात हम खेल जगत से जुड़ी खबरों की करें तो बात करते हैं सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट की, जहां आज होने वाले मैच में भारत का सामना पाकिस्तान से है। भारत ने पहले मैच में मौजूदा चैंपियन ग्रेट ब्रिटेन को 3-2 और फिर दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 4-2 से हराया था। AFC अंडर 17 महिला एशिया कप 2026 क्वालिफायर्स में ग्रुप जी के शुरुआती मैच में भारत ने किर्गिस्तान को 2-1 से हरा दिया। ये मैच बिश्केक में खेला गया। भारत ने पिछली बार AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में 2005 में हिस्सा लिया। भारतीय टीम की नज़र 21 साल का इंतजार समाप्त कर प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने पर है। ग्रुप की तीसरी टीम उज़्बेकिस्तान है। सिर्फ ग्रुप की विजेता ही मई 2026 में होने वाले 12 देशों के टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेगी। ओडिशा के फर्राटा धावक प्रतीक महाराणा ने अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स का क्वालिफिकेशन मार्क हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। प्रतीक ने ओडिशा में आयोजित नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर दौड़ में 21.24 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 21.26 सेकंड का पुराना मीट रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। 100 मीटर में 10.72 में सिल्वर मेडल मिला था मेरे को, तो जो गलती हुआ था मैं उसको करेक्शन करके मेरे को 200 होना था, उसमें अच्छा करना था और 21.24 सेकंड के साथ गोल्ड मेडल आया। जो पहले मीट रिकॉर्ड था इधर अंडर 20 में 21.26 वो भी ब्रेक किया और एशियन जूनियर वर्ल्ड का क्वालिफिकेशन मार्क जो था 21.25 वो टाइमिंग भी ब्रीच किया मैंने। तैयारी तो बहुत अच्छा था। सर मेरे को उसकी वजह से अच्छे से प्रिपेयर भी किए थे और होम ग्राउंड में होने की वजह से मेरे को बहुत लोकल सपोर्ट भी मिल रहा था और अच्छा लग रहा था इधर भागने में मेरे को। 2026 में वर्ल्ड चैंपियनशिप है और जूनियर एशिया चैंपियनशिप भी है, तो उधर जाना है और अच्छा परफॉर्मेंस करना है। बस अच्छा लगा, इधर का माहौल भी बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्ट भी मिला इधर। ये मेरा इस ग्राउंड में बैक टू बैक दूसरा कंपटीशन है तो अच्छा लग रहा है इधर। वहीं भारतीय ओलंपिक संघ ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारतीय एथलीटों को सोमवार को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री भी मौजूद रहे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय खिलाड़ी आगे भी अपने प्रदर्शन को इसी तरह बरकरार रखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय एथलीटों ने अपने प्रदर्शन से पदक की तस्वीर को बड़ा किया। ऐसे में उनके हौसले को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से सोमवार को भारतीय ओलंपिक संघ ने पदकवीर खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे, जिनके द्वारा एथलीटों को सम्मानित किया गया। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को 75 लाख, जबकि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर समेत हॉकी खिलाड़ियों को भी सम्मान स्वरूप धनराशि प्रदान की गई। जिसका सम्मान करते हैं उसका हौसला तो बढ़ता है, लेकिन ये सम्मान कई लोग देखते हैं, कई एथलीट देखते हैं। जब वो देखेंगे तो उसको भी ये सम्मान का अधिकारी बनने के लिए प्रेरणा मिलती है। इसलिए सफलता का सम्मान होना ये बहुत आवश्यक है।
पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल को भले ही 6 पदक मिले हों, लेकिन एथलीटों ने प्रदर्शन के मोर्चे पर खुद को हर बार से बेहतर साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और इन्हें खुद से आगे भी इसी प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद है। जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ खिलाड़ियों का खेल के प्रति और ज्यादा झुकाव और व्यक्तिगत तौर पर प्रदर्शन में सुधार आए, इसके लिए देश में खेल संस्कृति भी एक नए अवतार के रूप में सामने है। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल वक्त छोड़ से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद का स्वागत। चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया और ऑनलाइन विज्ञापनों पर अब चुनाव आयोग की सख्त निगरानी रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव और 6 राज्यों जम्मू और कश्मीर की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के मद्देनजर आयोग ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को निर्देश दिया कि वो अपने सभी चुनावी विज्ञापनों को मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी यानी MCMC से पहले प्रमाणित प्री सर्टिफाइड करवाएं। आयोग ने कहा कि कोई भी राजनीतिक विज्ञापन सोशल मीडिया या इंटरनेट वेबसाइट्स पर बिना अनुमति जारी नहीं किया जा सकेगा। जिला और राज्य स्तर पर MCMC समितियां गठित की गई जो सभी विज्ञापनों की पूर्व जांच करेंगी। साथ ही मीडिया में पेड न्यूज के मामलों पर भी सख्त निगरानी रखी जाएगी। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों से ये भी कहा कि वो अपने प्रमाणित सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी नामांकन के समय देना सुनिश्चित करें। इसके अलावा राजनीतिक दलों को अपने सोशल मीडिया प्रचार पर हुए खर्च का ब्यौरा चुनाव समाप्त होने के 75 दिनों के भीतर आयोग को देना होगा। इन खर्चों में इंटरनेट कंपनियों को दिए गए भुगतान, वेबसाइट्स पर प्रचार और सोशल मीडिया अकाउंट्स के रखरखाव पर हुआ खर्च भी शामिल होगा। खबर उत्तरी कश्मीर से, जहां के कुपवाड़ा जिले में केरन सेक्टर में LOC पर सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और आतंकवादियों को ढेर भी किया। केरन सेक्टर के कुमकड़ी इलाके में सेना के जवानों को कल शाम नियंत्रण रेखा पर संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की सहायता से सेना के जवानों ने इलाके को घेर लिया, जिसके बाद मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। सर्दियां शुरू होने से पहले घुसपैठ की बढ़ती कोशिशों के मद्देनजर सीमा पर कड़ी सतर्कता के बीच ये अभियान शुरू किया गया। कुपवाड़ा में सेना की 28वीं बटालियन के GOC ने डीडी न्यूज को बताया कि इलाके में कुछ और आतंकी छिपे हो सकते हैं, इसलिए यहां तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में नारे लगाने पर मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की। मुंबई पुलिस ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के 10 छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने संस्थान में JN साई बाबा का महिमा मंडल करने वाले और श्रद्धांजलि देने के लिए भी विद्यार्थियों पर केस किया है। JN साई बाबा पर नक्सली गतिविधियों में कथित रूप से शामिल होने का आरोप था। छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने संस्थान में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमति नहीं ली थी। पुलिस ने छात्रों पर जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया उसमें समुदायों के बीच घृणा फैलाना शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ये कार्यक्रम रविवार देर शाम आयोजित किया गया और इसकी जानकारी तब बाहर आई जब सोशल मीडिया पर सोमवार को इसे पोस्ट किया गया। भारतीय संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA में बाल अधिकारों के उल्लंघन और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। भारत की ओर से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सीमा पार आतंकवाद के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान द्वारा अपनी सीमाओं के भीतर बच्चों के खिलाफ हो रहे गंभीर दुर्व्यवहारों से विश्व का ध्यान हटाने की जो प्रयास करता है उसकी वो कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले को भुलाया नहीं, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की मौत हुई। निशिकांत दुबे UNGA के एक सत्र में बाल अधिकारों का प्रमोशन और प्रोटेक्शन विषय पर भारत की ओर से वक्तव्य दे रहे थे। पड़ोसी पाकिस्तान इसके विपरीत उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह एक ऐसा देश है जो CAC एजेंडे का सबसे गंभीर उल्लंघन करने वालों में से एक है। हम उनकी सीमाओं के भीतर बच्चों के साथ हो रहे गंभीर दुर्व्यवहारों से
दुनिया का ध्यान हटाने के लिए उनके प्रयासों की कड़ी निंदा करते हैं। पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से की गई गोलीबारी और हवाई हमले सीधे तौर पर अफगान बच्चों की हत्या और अपहरणता के लिए जिम्मेदार हैं। यदि ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया जाए सभापति महोदय, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा किए गए क्रूर लक्षित हमलों को भूला नहीं है, जिसमें 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगांव में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। एक सुविचारित और संतुलित प्रतिक्रिया में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए इसके अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपने वैध अधिकारों का प्रयोग किया और मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित हमले किए। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लेकर रूस पहुंचे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का भव्य स्वागत किया गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में भारतीय प्रतिनिधिमंडल रूस की यात्रा पर है। रूस के कैनरी खुरुल में लोगों का ये उत्साह देखकर केशव प्रसाद मौर्य ने क्षेत्र के लोगों का आभार जताया और कहा कि काल्मिकिया गणराज्य पगौड़े हैं और अब पीएम मोदी की प्रेरणा से भगवान बुद्ध के अवशेषों को वहां लाया गया। इनमें कंग्यूर भी शामिल है, जिससे बुद्ध के संदेशों को और अच्छे से समझा जा सके। डिप्टी सीएम मौर्य ने उम्मीद जताई कि इस पहल से भारत रूस के संबंध और मजबूत होंगे। इस दौरान कैनरी खुरुल का मंदिर परिसर नमस्ते नमस्ते की ध्वनि से गूंज उठा और बुद्ध के पवित्र अवशेषों को यहाँ लाने के लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया गया। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से आपके लिए कंजूर लाने का निर्णय लिया है, जो भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। इसे इस मठ को सौंपा जा रहा है ताकि आप सभी बुद्ध धर्म को और बेहतर समझ सकें। मैं आप सभी को यह भगवान तथागत बुद्ध के इस स्थल को तैयार करने के लिए एक लंबे संघर्ष के बाद जो आपने सफलता प्राप्त की है और 1 महीने तक उत्सव मनाने का भी निर्णय लिया है, मैं इसके लिए आपको भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जहां पर भगवान बुद्ध है वह स्थान छोटा नहीं होता है, वह अपने आप में इतना बड़ा हो जाता है जिसका आकार नापा नहीं जा सकता। और बुद्ध के पवित्र अवशेषों को भारत से रूस के काल्मिकिया गणराज्य में प्रदर्शन के लिए रखा गया। बौद्ध धर्म से जुड़े कंग्यूर के महत्व और विशेषताओं पर डीडी न्यूज ने बात की अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के महानिदेशक अभिजीत हल्दर से। आइए सुनते हैं। जो हम यहाँ पे हैंडओवर कर रहे हैं, तो ये कंजूर के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, तो प्लीज़ आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए। नमस्कार। कंजूर जो है एक तिब्बतन नाम है कंजूर। तो गौतम बुद्ध का जो सीख है, जो भी उन्होंने पढ़ाया सिखाया, जो भी उनका प्रचार रहा है, इनको सबको एकत्रित करके तिब्बत में इकट्ठा किया गया था। संस्कृत से, पाली से, अलग अलग भाषाओं से जो मूल उनका जो विचार था उसको एक जगह लेके तिब्बती भाषा में तिब्बतियों ने अच्छी तरह उसको पकड़ के रखा था अपने पास। मंगोलिया में 17वीं शती से शुरू हुआ ये एक्सरसाइज उन्होंने शुरू किया कि कैसे तिब्बत से जो उनके सीख है, उनको जो सुत्ता वगैरह जो हैं, उनको किस तरीके से मंगोलियन में ट्रांसलेट किया जाए। सो ये 17वीं शताब्दी से मंगोलियन ने शुरू किया। करते करते ये इतना ऐसा फैला कि एक जगह में कहीं पे ये मिल नहीं रहा था। मंगोलिया में था तो सही उनके सीख, मगर अलग अलग मोनेस्ट्री में अलग अलग जगह में था, एक जगह में नहीं था। फिर मंगोलिया में भी जब कम्युनिज्म सोवियत यूनियन में आई तो उसका भी असर पड़ा मंगोलिया में। फिर वो दब गया, सब कुछ जो भी मटेरियल था सब इधर उधर बिखर गए। इनको एक जगह करके बड़ा, ये मैं कहना चाहता हूँ कि गर्व की बात है हमें, क्योंकि लोकेश चंद्र जी थे बड़े नाम किए हुए पाली और संस्कृत के स्कॉलर। उन्होंने इनको एकत्रित किया। उनसे पहले इनके फादर रघुवीर जी थे। 1950s 1960s में मंगोलिया में जाके उन्होंने माइक्रोफिल्म निकाला। इन जो कलेक्शंस थे, जो उनके बुद्ध के जो सीख थे, उनके जो मैन्युस्क्रिप्ट बने हुए थे, उनके सबके माइक्रोफिल्म निकाले। उन माइक्रोफिल्म से बाद में लोकेश चंद्र जी ने एक जगह इकट्ठा करके ये वॉल्यूम्स निकाले, 108 वॉल्यूम, जो भारत सरकार पब्लिश करती है। और इनफैक्ट IGNCA मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको पब्लिश किया रिसेंटली, जिसको हम अभी बांट रहे हैं यहाँ पे।
और वहीं रूस के कलमेकिया में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के लिए एक भव्य कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कलमेकिया की प्रकृति से जुड़ाव और समृद्ध पारंपरिक विरासत के गीत, संगीत और नृत्य के माध्यम से बहुत ही खूबसूरती से पेश किया गया। भारत ने गाजा शांति समझौते पर हुए हस्ताक्षर का स्वागत किया और आशा जताई कि इससे क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित होगी। मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित मध्य पूर्व शांति सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त रूप से इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस दौरान कीर्तिवर्धन सिंह ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात की। भारत ने राष्ट्रपति ट्रंप की गाजा शांति योजना का समर्थन करते हुए मिस्र और कतर की भूमिका की सराहना की। भारत ने कहा कि वह पश्चिमी एशिया में शांति और स्थिरता के लिए हमेशा संवाद और कूटनीति के रास्ते का समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि सभी शेष बंधकों की रिहाई और गाजा पट्टी में संघर्ष विराम के बाद आयोजित इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की कोशिशों को मजबूत करना था, जो राष्ट्रपति ट्रंप की स्थायी शांति की परिकल्पना के अनुरूप है। भारत ने यह भी दोहराया कि वो फिलिस्तीनी मुद्दे के दीर्घकालिक और न्यायपूर्ण समाधान के लिए लंबे समय से दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है और भारत इस क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए हर संभव प्रयास का समर्थन भी करेगा। गाजा शांति शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक गाजा समझौते के बाद इसे दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाने वाला समझौता करार दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वर्षों की पीड़ा और रक्तपात के बाद गाजा में युद्ध समाप्त हो गया। And I've heard for years this is the biggest deal, it'll never happen. For years, long before I ran for office, that this is the Middle East. It's the biggest, most complicated deal. And also it's the place that could lead to tremendous problems like World War III. They always talked about World War III would start in the Middle East. And that's not going to happen. We don't want it to start anywhere, actually, but it's not going to happen. So I just want to thank everybody, and I'll see you in a little while. And in particular, thank you all. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की प्रशंसा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा मित्र बताया। कल मिस्र में शर्म अल शेख शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को एक महान देश बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहां शानदार काम किया। गाजा में इजरायल हमास युद्ध समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद उन्होंने ये टिप्पणी की। राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप को ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर बधाई देने के लिए फोन पर की गई बातचीत के कुछ दिनों बाद आया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में शुरू हो गया। 13 से 26 अक्टूबर तक चलने वाले ऑस्ट्रा हिंद 2025 का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं की संयुक्त योजना और परिचालन क्षमताओं को बढ़ावा देना है। ये अभ्यास विशेष रूप से शहरी और अर्धशहरी इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियानों पर केंद्रित होगा। अभ्यास के दौरान सैनिक संयुक्त मिशन योजना, सामरिक युद्ध अभ्यास और क्षेत्रीय प्रशिक्षण गतिविधियों में हिस्सा लेंगे, जिससे आपसी तालमेल, रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा मिलेगी। ऑस्ट्रा हिंद 2025 भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता के प्रति साझा प्रतिबद्धता को मजबूती देता है। एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड आज अपना 41वां स्थापना दिवस मना रहा है।
1984 में स्थापित इस बल ने देश में आतंकवाद और बंधक संकटों से सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई। एनएसजी भारत की एक विशेष सुरक्षा बल है जिसे आतंकवाद से निपटने और संवेदनशील ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए बनाया गया। इसकी स्थापना 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई थी, ताकि आतंकी हमलों और बंधक संकट जैसी आपातकालीन स्थितियों से तुरंत निपटा जा सके। प्रधानमंत्री से लेकर अन्य वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा में एनएसजी ब्लैक कमांडो तैनात रहते हैं। देखिए। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को मिला। ये सम्मान उन्हें आर्थिक विकास को समझने में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया। उन्होंने इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच संबंध पर गहराई से काम किया है। देखिए रिपोर्ट। साल 2025 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो गया है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट के नाम की घोषणा हुई है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने इकोनॉमी में 2025 के नोबेल की घोषणा की। नोबेल पुरस्कार नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के काम के लिए दिया जा रहा है। मोकिर ने ऐतिहासिक स्रोतों का इस्तेमाल निरंतर विकास के सामान्य बनने के कारणों को उजागर करने के लिए किया। अगियन और हॉविट ने निरंतर विकास के पीछे के तंत्र का अध्ययन किया। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने अल्फ्रेड नोबेल 2025 की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिक्स रिस्क बैंक पुरस्कार प्रदान करते हुए कहा कि प्रतिष्ठित पुरस्कार का आधा हिस्सा मोकिर को तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए दिया गया, जबकि दूसरा आधा हिस्सा अगियन और हॉविट को संयुक्त रूप से रचनात्मक विनाश के माध्यम से सतत विकास के सिद्धांत के लिए दिया गया। Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel for 2025 to Joël Mokyr, Northwestern University, USA, Philippe Aghion, Collège de France and INSEAD, France, and London School of Economics, UK, and Peter Howitt, Brown University, USA, for having explained innovation-driven economic growth. नोबेल समिति के अनुसार इन अर्थशास्त्रियों ने ये सामने रखा कि इनोवेशन से कैसे आर्थिक विकास का रास्ता खुलता है। तकनीक तेजी से बदलती है और हम सभी पर असर डालती है। अकादमी ने कहा, पिछली 2 शताब्दियों में इतिहास में पहली बार दुनिया ने सतत आर्थिक विकास देखा है। इसने बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और हमारी समृद्धि की नींव रखी है। वहीं तीनों अर्थशास्त्रियों की बात की जाए तो जोएल मोकिर संयुक्त राज्य अमेरिका के इनवास्टन स्थित नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, जबकि फिलिप अगियन पेरिस स्थित कॉलेज डी फ्रांस और इंसीड तथा ब्रिटेन स्थित लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर हैं, जबकि पीटर हॉविट संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रोविडेंस स्थित ब्राउन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को औपचारिक रूप से अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में बैंक ऑफ स्वीडन पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। सेंट्रल बैंक ने इसे 1968 में 19वीं सदी के स्वीडिश व्यवसायी और रसायन शास्त्री अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में शुरू किया था, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया और 5 नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की थी। तब से ये पुरस्कार कुल 96 विजेताओं को 56 बार प्रदान किया जा चुका है। नोबेल पुरस्कार समिति ने इन तीनों विद्वानों के नाम की घोषणा करके ये साफ कर दिया है कि उनके आर्थिक मॉडल और विश्लेषण वर्तमान वैश्विक आर्थिक चुनौतियों को
समझने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों को संगठित सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की तैयारी की। ईपीएफओ के माध्यम से सरकार ने कर्मचारी नामांकन अभियान 2025 की घोषणा कर दी। इस योजना में साल 2009 से 2016 तक ईपीएफओ से छूटे हुए पात्र कर्मचारियों को नामांकन का मौका मिलेगा। 1 नवंबर 2025 से नामांकन अभियान शुरू होगा, जो 30 अप्रैल 2026 तक चलेगा। इस अभियान का मकसद पहले से ही ईपीएफओ में रजिस्टर्ड और कर्मचारी भविष्य निधि 1952 के दायरे में आने वाले नियोक्ताओं के नामांकन को प्रोत्साहित करना है। 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच किसी भी प्रतिष्ठान में शामिल हुए लोगों जो काम कर रहे हैं लेकिन ईपीएफओ में नामांकित नहीं थे, उन्हें भी अब नामांकित किया जा सकेगा। सरकार ने बड़ी राहत देते हुए 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के लिए भविष्य निधि योगदान के कर्मचारी के हिस्से को भी माफ करने का फैसला किया। इस अवधि के लिए सिर्फ नियोक्ता को अपने हिस्से का भुगतान करना होगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए नियोक्ताओं को 1 लाख रुपए का भुगतान बतौर दंड करना होगा। जीएसटी कटौती से महंगाई में बड़ी गिरावट आने से खुदरा मुद्रास्फीति दर 8 वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गई। सरकार की ओर से जारी किए गए डेटा के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति दर सितंबर में कम होकर 1.54% पर रही। यह महंगाई का जून 2017 के बाद सबसे न्यूनतम स्तर है। सितंबर में खुदरा महंगाई दर में अगस्त के मुकाबले 0.53% की कमी आई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से बताया गया कि खाद्य महंगाई दर सितंबर में नेगेटिव जोन में थी। ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई दर नकारात्मक 2.17% रही और शहरी इलाकों में भी यही खाद्य महंगाई दर नकारात्मक 2.47% रही। वहीं महंगाई दर में कमी की वजह से जीएसटी सुधार को एक बड़ा कारक माना गया, जिससे देश में दैनिक उपभोग को लेकर गाड़ियों तक की कीमतों में कमी देखी गई। सरकार की ओर से बताया गया कि सितंबर में आवासीय मुद्रास्फीति 3.98% रही, जो कि अगस्त में 3% से ज्यादा थी। शिक्षा पर अगर इन्फ्लेशन रेट को देखें तो ये सितंबर में 2.44% रही, जो कि अगस्त 2025 में 3.5% से ज़्यादा थी। परिवहन और संचार में जो मुद्रास्फीति थी उसकी दर सितंबर 2025 में कम होकर 1.8% रही, जो कि अगस्त 2025 में 1.94% रही थी। ईंधन और ऊर्जा में खुदरा मुद्रास्फीति दर सितंबर में 1.98% रही, जो कि अगस्त में 2.32% थी। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए महंगाई दर के अनुमान को 2.1% से घटाकर 1.8%, तीसरी तिमाही में इसी अनुमान को 3.1% से घटाकर 1.8% और चौथी तिमाही के लिए सिर्फ 4% कर दिया गया। आरबीआई ने बताया कि वित्त वर्ष 2027 के पहली तिमाही में महंगाई 4.5% रह सकती है। केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में जीएसटी की दरों में कटौती कर आम लोगों को राहत दी। देश के हर वर्ग और समूह के लोग इस पहल पर खुशी जता रहे हैं। जीएसटी बचत उत्सव के तहत चाहे घरेलू महिलाएं हों या फिर व्यापारी, सभी में नई उमंग और उत्साह का संचार है। इसी क्रम में पुणे के व्यापारियों का और महिलाओं का कहना है कि उन्हें इससे ज़्यादा लाभ मिल रहा है और जीएसटी की दरों की कटौती के लिए केंद्र सरकार का उन्होंने आभार जताया। गवर्नमेंट ने जीएसटी कटौती का जो नियम अभी लागू किया है, उससे हमें ये फ़ायदा होने वाला है कि अभी ये फ़ायदे से हमारे जो महीने का किराना खर्चा होता है या फिर हमारे खाद्य के जो भी हम परचेस करते हैं उसमें या फिर कपड़ा खरीदी करते हैं, तो उसमें ये कटौती लगाने की वजह से हमारे सब मेरे जैसे आम गृहिणी को और ये मेरे जैसे अनेक गृहिणी को इसका फ़ायदे होने लगा। छोटे ट्रैक्टर पे हम देखते हैं 40-50 हज़ार से लेके और लगभग 1 लाख तक बड़े ट्रैक्टर पे छूट मिली है और जो किसान 50-55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर खरीदते हैं उनको सीधा 1 लाख रुपए का लाभ मिला। और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुखना भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने हाल ही में राजघाट पर महात्मा गांधी को जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है, पुष्प सुमन अर्पित किए हैं।
तो मंगोलिया के जो राष्ट्रपति हैं वो राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहां की विजिटर्स बुक में अपने विचारों को भी अंकित किया। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।